बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस कहानी की इससे पहले आप 68 किस्तें सुन चुके हैं। अब 69वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने एक बेउनवान सा इत्मीनान महसूस करते हुए कहा और एक बार फिर शेख शब्बीर के साथ चल दिया। चंद कदम दूर सड़क के किनारे एक दरख्त की छांव में शब्बीर की कार खड़ी हुई थी। उसने मुतवाना अंदाज में उस खूबसूरत चमचमाती गाड़ी का दरवाजा मेरे लिए खोला और मैं अपने जिस्म पर झूलते हुए चीथड़ों और खाक में लुथड़े हुए सरापा के साथ उसमें बैठ गया। गाड़ी सड़क पर आ गई तो मैंने बज़ाहिर सरसरी से लहजे में पूछा, ये क्या किस्सा है भाई, तुम यहाँ कैसे मौजूद हो? हम सब लोग आपकी तलाश के सिलसिले में हरकत में आ चुके थे सर। उसने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। ये एक इत्तेफाक था कि टोनी ने शाही बाजार की एक गली में आपकी कार फंसी खड़ी देख ली थी। आपको गालबन कार वहां छोड़े ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। आसार बता रहे थे कि वहां कुछ देर पहले कुछ हंगामा हुआ है। पुलिस अभी तक नहीं पहुंची थी। टोनी को यह अंदाजा लगाने में जरा भी देर नहीं लगी कि आपको अगवा कर लिया गया है। वो फौरी तौर पर आपकी गाड़ी वहां से निकाल लाया। उसके बाद हमने आपकी तलाश शुरू कर दी। आपकी सेक्रेटरी कैथरीन को हमने रात गए उसके घर फोन करके जगाया। उससे पता चला कि गुज़िश्ता रोज का आपका आखिरी प्रोग्राम एक डिनर में शिरकत करना था। फौरन ही ये भी तस्दीक हो गई कि आपने डिनर में तो शिरकत की थी और रात गए होटल से निकले थे। उसके बाद से आपका कोई पता नहीं था। मैंने फौरन तमाम कारकुनों को अलर्ट कर दिया। हम शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों और रेलवे स्टेशन पर फैल गए। हनीफ खान और सरदार अली ने तो फौरन दो आदमी साथ लेकर फौरी तौर पर अपने आप को खुफिया पुलिस के आदमी करार दे दिया और जीटी रोड और लाहौर शेखुपुरा रोड पर आम कारों में भी झांक कर देखना शुरू कर दिया। लेकिन आपका कुछ पता नहीं चला। हमें उम्मीद भी कम ही थी। ज्यादा इम्कान यही था कि आप शहर ही में हैं या फिर हमारे हरकत में आने से पहले ही शहर से बाहर ले जाए जा चुके हैं। मैं दूसरे इम्कान का शिकार हुआ था। मैंने गोया उसकी तसल्ली के लिए बताया। बहरहाल सुबह के करीब मैंने अजराहे एहतियात या शायद अपनी किसी नामालूम हिस्स के कहने पर बैरूनी शहर से आने वाली बसों को भी चेक करना शुरू कर दिया था और अब नहायत गैर मुतवक्का तौर पर आप इस कटारा बस के एक कोने में बैठे हुए मिल गए। मैं खुद भी इस वक्त खासी कटारा हालत में हूँ। मैंने पहलू बदलते हुए कहा। मैं उसके बराबर वाली सीट पर ही बैठा था ताकि बातें करने में आसानी रहे। उसने उस पर कोई तबसरा नहीं किया बल्कि पुरख्याल से लहजे में बोला, मेरा ख्याल है मैं ट्रांसमीटर इस्तेमाल कर ही लूँ। मैं हनीफ खान को इतला कर देता हूँ कि बास बखैर आफियत वापस आ गए हैं। वो तमाम पॉइंट्स पर से आदमियों को हटा लेगा। हमारी कारों में आम रेडियो और टेप रिकॉर्डर ही की सूरत में ट्रांसमीटर फिट थे। उनके माइक भी अलग नहीं थे। महज एक स्विच के इस्तेमाल से ये मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज पर काम कर सकते थे। लेकिन हमें उनके इस्तेमाल की जरूरत शाज़ो नाज़र ही पेश आती थी। गाड़ी एयर कंडीशन थी और शीशे चढ़े हुए थे। शबीर शेख चलती गाड़ी में ही ट्रांसमीटर पर हनीफ खान के लिए पैगाम नशर करने लगा था। पैगाम जल्द ही रिसीव कर लिया गया था। शबीर ने उसे मेरे मिल जाने की खबर सुनाई। मैंने ट्रांसमीटर ही पर हनीफ खान का फातिहाना संदारा सुना। हनीफ खान कम अज कम मेरे मामले में खासा जोशीला आदमी था। वो ऐसे मौकों पर अपने जज्बात का थोड़ा बहुत इजहार किए बगैर नहीं रह सकता था, जबकि शबीर शेख भी अंदर ही अंदर बहुत जज्बाती आदमी था, लेकिन बज़ाहिर वो झील की तरह पुरसुकून रहता था। शबीर ने उसके जोशीले नारे के जवाब में कुछ कहे बगैर ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। शबीर शेख ने थोड़ी देर बाद कहा कि हम आपका अब ख्याल रखेंगे, इसका बुरा मत मनाइएगा और हमें मना भी मत कीजिएगा सर। वो धीमे लहजे में बोला, ज़माना बहुत तरक्की कर गया है। लोग हमें हमारे रिजत पसंदाना से ख्यालात और नज़रियात के साथ ज़्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहने देंगे। मैं कोई जवाब न दे सका क्योंकि कार खफीफ से झटके के साथ रुक गई थी। मैंने आंखें खोली। गाड़ी मेरी कोठी के सामने रुक चुकी थी और चौकीदार गेट खोल रहा था। हमारी गाड़ी ड्राइवे में दाखिल होने लगी थी कि हमारे अक में एक और गाड़ी नमूदार हुई। वो भी हमारे पीछे ही ड्राइवे में दाखिल हुई। ये जोली उर्फ मिस ट्रैप की छोटी सी खूबसूरत कनोर टेबल फोक्स वैगन थी। मैं और शबीर गाड़ी से उतरे। मैंने मुड़कर देखा। उसी में मिस ट्रैप भी अपनी गाड़ी से उतर रही थी। वो सफेद शर्ट और नेवी ब्लू जींस में थी। तराशीदा रेशमी और गहरे स्याबाल कंधों पर झूल रहे थे। गले में साधुओं जैसे मोटे मोटे मनकों वाली माला थी। वो गोया एक ही जकन भर कर मुझ तक पहुंची। उसका सांवला सलोना चेहरा गोया शिद्दत जज्बात से तमतमा रहा था और मोटी मोटी खूबसूरत आंखों में जैसे आंसू छलकने को बेताब थे। उसने वालियाना अंदाज में मेरे दोनों हाथ थाम लिए। उसके होंठों में खफीफ सी लर्जिश और हाथों में मोहब्बत की गर्मी, गुदाज और उसके साथ ही नहायत ताकतवर इंसानों वाली मजबूती भी थी। सर, मुझे चंद मिनट पहले ही ट्रांसमीटर पर इतला मिली है कि आप वापस आ गए हैं। मैं आंधी तूफान की तरह हेडक्वार्टर से यहाँ पहुंची हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप खैरियत से तो है ना। वो मुर्तइश से लहजे में बोली।
वो ऐसी औरत थी जिसके लहजे में इर्ताश शाजुनाजर ही आता था। मैंने एक नजर अपने खराज ज़दा और मिट्टी में लुथड़े हुए हाथों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जूली, और तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए इस कदर तशवीश महसूस की। मुझसे पहले वो कासिम खान की मुलाजिम थी और उसमें कोई शक नहीं था कि वो उसके अहकामात की तामील और उसके मफादात की हिफाजत में मुखलिस थी, लेकिन ये बस पेशा वाराना खलूस था और एक महदूद पैमाने पर था। लेकिन जब से जूली और दूसरे लोग मेरे साथी बने थे तब से उनका खलूस सिर्फ कारोबारी हदूद में मुकीत नहीं रहा था, ये खलूस बेकरार हो गया था। मुझसे उनकी वाबस्तगी में एक बेउनवान सी मोहब्बत भी शामिल हो गई थी। शायद यही वजह थी कि मुझे अपने घर में कभी अफराद खाना की कमी महसूस नहीं हुई थी। उन सब लोगों की मोहब्बतें हमा वक्त मेरे गिर्द एक हाला सा बनाए रखती थी। 2 दिन में गोया हालात मामूल पर आ गए थे। मैं ऑफिस जाने लगा था। इस दौरान अखबार में 2 खबरें भी आईं जिनकी मुझे तवक्को थी। एक तो शाही बाजार की एक गली में एक लाश पाए जाने की खबर थी। लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, तहम पुलिस ने अंदाजा कायम किया था कि वो कोई जराइम पेशा शख्स था और किसी गलतफहमी या किसी झगड़े के बायस अपने ही साथियों के हाथों कत्ल हो गया था। खबर से अंदाजा होता था कि उस सिलसिले में रस्मी सी पूछगछ की गई थी। यह यकीनन वही शख्स था जो मेरी गोली का निशाना बना था। पुलिस का अंदाजा तो दुरुस्त ही था कि वो जराइम पेशा था, लेकिन ये जानकर मुझे मायूसी हुई थी कि पुलिस उसके बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकी थी। जिस गिरोह से वो वाबस्ता था वो एक तरह से किराए के बदमाशों ही का गिरोह था और बराह रास्त मुझसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी मैं उनके मुतल्लिक कुछ न कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था ताकि अगर कभी फुर्सत मुयस्सर आए और हालात इजाजत दें तो उन्हें भी थोड़ा सा खंगाला जा सकता था और बताया जाए कि वो महज मुआवजे की खातिर हर शख्स पर आंखें बंद करके हाथ न डाला करें तो बेहतर है। बहरहाल कैसर मलिक तो मेरे सामने मौजूद था जिसने उनकी खिदमत हासिल की थी। जरूरत पड़ने पर किसी न किसी तरह उस गिरोह का सुराग हाथ आ ही सकता था। दूसरी खबर गांव की थी और खासी नुमाया सुर्खी के साथ छपी थी। खबर में बताया गया था कि इलाके के मुमताज जमींदार कैसर मलिक की हवेली पर डाकुओं ने दस्ती बम्बों से हमला कर दिया। वो कुछ लूट कर नहीं ले जा सके, ताहम हवेली का खासा हिस्सा मुनहदम हो गया और जानी नुकसान भी हुआ है। कैसर मलिक के रिश्ते की गुखाला मेहमान आई हुई थी। वो एयर कंडीशन कमरा छोड़कर सेन में सोई हुई थी। उनके तो परखशे उड़ गए। 2 मुहाफिज और एक नौकर भी लुकमाए अचल बन गया। अखबारात एक तरफ डालने के बाद मुझे याद आया कि 2 एक जरूरी काम करने थे। मैं उस वक्त ऑफिस में था। अपने डायरेक्ट फोन पर मैंने हनीफ खान से राब्ता कायम किया। वो आजकल सलकरल रोड पर वाकई मेरे एक दफ्तर का मैनेजर था जहां से आला किस्म के बेशकीमत कालीन एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन उसने भी मेरे कई दूसरे खास कारकुनों की तरह बिजनेस इस तरह सेट किया हुआ था कि स्टाफ की मदद से वो खुद कार अंदाज में चलता रहे और खुद उसे अगर मेरे कामों से कई दिन भी गायब रहना पड़े तो उससे कारोबारी मामलात में कोई फर्क ना पड़े। यस सर, क्या हुक्म है? उसने अपने मखसूस मुस्तअद लहजे में कहा। मैंने उसे अपने गांव का हदूद अरबा और फिर ताजा की झोपड़ी का मोहल्ले वकू बताने के बाद कहा, उस झोपड़ी में ताजा नाम की एक बीमार और शिकस्ता हाल औरत मौजूद होगी। उसे कहना तुम्हें शहर बुलाया गया है, मेरा नाम देना, उसे साथ ले आना, लेकिन कोशिश करना कि तुम किसी की नजर में ना आओ और ना ही कोई ताजा को तुम्हारे साथ रुखसत होते देखे। खतरे वाली कोई बात नहीं, लेकिन गांव के लोग यूं ही बस छोटी छोटी बातों पर मुतजस्सिस हो जाते हैं ना, और तरह तरह के अफसाने घड़ने शुरू कर देते हैं। हमको अफसाने नहीं चाहिए। मैं समझ गया सर, आप फिक्र न करें। अफसाना तो क्या कोई सरगोशी भी जन्म नहीं लेगी, उसने पुरयकीन लहजे में कहा। शहर में हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई फ्लैट वगैरह खाली पड़ा है? मैंने पूछा। सही रिकॉर्ड तो टोनी के पास है सर, वो गोया जहन पर जोर देते हुए बोला, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि गुलबर्ग में हमारी एक इमारत में एक फ्लैट खाली तो है, उसमें सिर्फ हमारे कार्गो रिकॉर्ड के कुछ रजिस्टर्ड और पुरानी फाइलें वगैरह पड़ी हैं, वो वहां से हटाई जा सकती हैं। वो बहुत अच्छा फ्लैट है सर, आजकल वो किसी मुसर्रफ में नहीं आ रहा। बस तो फिर उसी को बिल्कुल ठीक ठाक करवा लो, ये औरत ताजा उसमें रहेगी। उसके पास एक माकूल और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी कोई खादमा होनी चाहिए जो हर वक्त उसका ख्याल रखे और उसका हर काम करे। प्राइवेट तौर पर एक डॉक्टर का भी बंदोबस्त होना चाहिए जो दिन में जितनी मरतबा भी जरूरत समझे उस औरत का मुआयना करने आए और पूरी तवज्जो से उसका इलाज करे। उस औरत की छोटी सी छोटी जरूरत का ख्याल रखा जाना चाहिए, उसे कोई तकलीफ न होने पाए, उसे एक नई जिंदगी की तरफ लाना है। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? मैं समझ रहा हूँ सर, सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, उसने इत्मीनान से कहा। थैंक यू। मैं अपने आदमियों की मुस्तैदी और फर्ज शनासी के लिए उनका शुक्रिया अदा करने में कोई कबाहत महसूस नहीं करता था। इन इंतजामात की हदायत देकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उस तसव्वुर से मुझे एक अजीब नाकाबिले बयान से खुशी महसूस हो रही थी कि ताजा जिंदगी में पहली बार एक साफ सुथरे और आसूदा दौर में दाखिल होगी तो उसके महसूसात क्या होंगे। वो रांदा दरगाह और दुनिया की नजर में बहुत बुरी औरत कैसी मासूम खुशी महसूस करेगी। एक लम्हे के लिए मैं उस अजीब से तसव्वुर से सहर ज़दा सा बैठा रहा, फिर चौंक कर हाल की दुनिया में वापस आया और
दफ्तर काम पर मैंने कैथरीन को हदायत की कोआ स्टूडियो वाले ऑफिस से राब्ता कायम करके आफाक से मेरी बात करवाई। आफाक को कुछ नहीं मालूम था कि मैं इस दौरान एक रात के लिए गायब भी हो गया था और उस रात मुझ पर क्या गुजरी थी। उससे हस्बे मामूल खैर आफियत के रस्मी जुमलों के बाद मैंने असल मौजू पर आते हुए कहा, वो जो एक मरतबा मलिक के बाग वाली लोकेशन पर हनी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ आई थी, उसका एड्रेस या फोन नंबर वगैरह महफूज है तुम्हारे पास? शायद हो, नाम पतों वाली नोटबुक देखना पड़ेगी। मुझे याद तो पड़ता है कि जब वो पहली बार आई थी तो उनके बेहद इसरार पर मैंने उनका एड्रेस वगैरह नोट कर लिया था। आफाक बोला, फिर उसके लहजे में हल्की सी शुगुफ्तगी आ गई। सर, क्या आपने उसे किसी फिल्म में साइन करने का फैसला कर लिया है? नहीं, ये मसला तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तो मुझे उससे कोई और काम है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम उसका नंबर वगैरह तलाश करके मुझे फोन कर लो, मैं मुंतजिर हूँ। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। 2 मिनट बाद ही आफाक का फोन आ गया। उसने एक एड्रेस और फोन नंबर मुझे नोट करवाया और मैंने उसे मजीद बातें करने का मौका दिए बगैर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। पहले मैंने सोचा कि फोन करके मालूम कर लूं कि हनी घर पर है या नहीं, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि अचानक ही उसके घर पहुंचकर उसे सरप्राइज देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जब मतलूबा एड्रेस पर पहुंचा तो मुझे देखकर हैरत हुई कि वो एक अच्छी खासी तवील व अरीज कोठी थी। मैंने हारन दिया तो चौकीदार ने बगली गेट खोला। उसने बड़ा गेट नहीं खोला था कि मैं गाड़ी अंदर ले जाता। वो खुद ही बाहर आकर खिड़की पर चुपती हुई मोदबाना लहजे में बोला, जी साहब, किससे मिलना है आपको? हनी बीबी मौजूद हो तो उनको ये मेरा कार्ड दे दो। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमा दिया। वो वापस अंदर चला गया और जाते वक्त बगली गेट का बुलेट अंदर से चढ़ा कर गया। खासा मोहतात आदमी मालूम होता था। चंद हिलमे के बाद गेट के अक्ब में चौकीदार के भारी जूतों की धमक पैदा हुई। शायद वो दौड़ता चला आ रहा था। उसने बुखलाए हुए से अंदाज में गेट खोला और कोरश बजा लाने के से अंदाज में झुकते हुए बोला, आइए आइए साहब जी, तशरीफ लाइए। मैंने देखा पोर्च में 2 तकरीबन नई गाड़ियां पहले ही खड़ी थीं। मैंने उनके अक्ब में गाड़ी ले जाकर रोकी और देखा कि हनी भी तकरीबन दौड़ती हुई राहदारी से निकली और बरामदे में आकर रुक गई। उसे बखैर आफियत देखकर मुझे अजीब सी खुशी हुई थी। उसके घटाओं जैसे लंबे स्याह रेशमी बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। मेकअप से बेनियाज उसकी खिली खिली रंगत, भरे भरे नीम बाहोंठ और नींद का खुमार लिए मोटी स्याह आंखें बहुत दिलकश दिखाई दे रही थीं। हैरत की बात यह थी कि दोपहर का वक्त था मगर वो शब ख्वाबी के लिबादे में थी। मगर फिर मैंने सोचा कि ये कुछ ऐसी हैरत की बात भी नहीं थी। उसके चेहरे पर बेयकीनी के साथ साथ एक मासूम सी मुसर्रत का परतब था और इस वक्त किसी कम सिन और नाखेज लड़की ही की तरह मासूम दिखाई दे रही थी। उस लम्हे उसकी नायका टाइप माँ भी स्लीपर घसीटती थल थल करती राहदारी पर बरामद होती दिखाई दी। वो हनी के पास आ खड़ी हुई और हाँपने लगी। हनी की वजह से उस बेचारी को भी चंद कदम दौड़ने की जहमत करना पड़ी थी। मैं गाड़ी से उतरकर बरामदे के 2-3 सीढ़ियां चढ़कर उन तक पहुंचा और गैर इरादी तौर पर मैंने मुसाफे के लिए हाथ हनी की तरफ बढ़ा दिया। अपने इस अंदाज पर खुद मुझे भी हंसी आते आते रह गई। अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे एयरपोर्ट पर जहाज उतरने वाली अहम शख्सियात अपने इस्तकबाल के लिए खड़े हुए लोगों से हाथ मिलाती हैं। हनी ने ख्वाबनाक से अंदाज में दोनों हाथों से मेरा हाथ थाम लिया। फिर उसकी आवाज़ जैसे बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपको बिल्कुल सही सलामत देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं बहुत परेशान थी। 2 रातें मैंने जाग कर गुजारी हैं। दिल पर बोझ इसलिए ज़्यादा था कि मैं किसी को ये बता नहीं सकती थी कि क्या बात है। बात खुद मुझे भी सही तौर पर मालूम नहीं थी। उसके लहजे में खुलूस था, हकीकी तशवीश थी, लेकिन उसकी माँ खुलूस से खाली और पेशा वाराना से लहजे में उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ जी, इसका तो खाना पीना छूट गया था, लेकिन इसने मुझे भी नहीं बताया कि बात क्या थी। और इस वक्त मुझे अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं आ रहा। हनी बदस्तूर मेरा हाथ थामते हुए मुस्कुराई। आंखें देख रही है मगर जहन तस्लीम नहीं कर रहा है कि आप जैसा बड़ा आदमी बनफ्से नफीस इस गरीब खाने तक आया है। एक तो हमारे मुआशरे में इंकिसारी का बहुत गलत इस्तेमाल होता है, मैंने हंसते हुए कहा और कोठी पर चारों तरफ नजर दौड़ाई। अगर गरीब खाना इसको कहते हैं तो मेरी दुआ है कि मेरे मुल्क का हर गरीब ऐसे ही गरीब खाने में रहने लगे। आपके आने से पहले वाकई ये गरीब खाना था, लेकिन अब इसके मुकद्दर जाग गए हैं। अब हम इस पर फख्र कर सकते हैं। अब ये मुहावरतन भी गरीब खाना नहीं रहा। वो बदस्तूर ख्वाबनाक से लहजे में बोली और ख्वाबनाक ही से अंदाज में मुस्कुराई। लेकिन आपने इतनी जहमत क्यों की? आपने किसी से फोन करवा दिया होता, हम खुद आ जाते, सर के बल आ जाते। मैं नहीं चाहता था कि इतना खूबसूरत सर चलने में इस्तेमाल हो। मैंने आंखों से उसके सर की तरफ इशारा किया। अब ये बताओ कि यहीं खड़ी खड़ी शर्मिंदा करती रहोगी या अंदर आने को भी कहोगी? बहुत आहिस्तगी से और गोया बादल नख्वास्ता उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। क्या इस घर में अंदर जाने के लिए आपको मुझसे इजाजत
देने की जरूरत है। ये कहते हुए एक तरफ हट गई। उसकी माँ जल्दी से आगे चलती हुई बोली, ये आपका अपना घर है जी, दिन हो या रात, जिस वक्त जिस लम्हे आपका दिल चाहे तशरीफ लाइए। चौकीदार आइंदा आपको देखते ही गेट खोल दिया करेगा। आज तो पहली बार उसने आपको देखा न था। हम कॉरिडोर में दाखिल हुए। दाएं हाथ पर पहला ही हाल नुमा कमरा ड्राइंग रूम था, जो शहाना से अंदाज में आरास्ता पैरास्ता था। हनी मेरे पास ड्राइंग रूम में आ बैठी, जबकि उसकी माँ अंदर कहीं चली गई थी। मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि गालबन वो खानसामा को चाय और दीगर लवाजमात के सिलसिले में हदायत देने गई थी। मुझे तुम्हारे बारे में तशवीश थी। मैंने एक बार फिर उसका जायजा लेते हुए कहा, क्या मेरे निकल जाने के बाद वो लोग अंदर आए थे? उन्होंने तुमसे कोई बदसलूकी तो नहीं की? मैंने खुद ही उनके लिए दरवाजा खोल दिया था। हनी ने बड़े इत्मीनान से बताया, जाहिर है उन्होंने पहला सवाल आप ही के बारे में किया। मैंने आंखों में आंसू लाते हुए कहा कि हाँ, एक नामालूम शख्स अचानक हमारे हाँ घुस आया था। वो सिंगार मेज पर पड़ी हुई मेरी कार की चाबियां भी ले गया, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। अपनी बात में सदाकत का रंग पैदा करने के लिए मैंने खुद ही अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर उंगलियों के निशान सब्त कर लिए थे। शायद अब भी हूँ। उसने उंगली से अपने रुखसार की तरफ इशारा किया। नहीं, जुल्म के वो निशान मिट चुके हैं। मैंने उसकी आतशी रुखसार का जायजा लेते हुए कहा, वैसे तुम्हें खुद पर इतना भी जुल्म करने की जरूरत नहीं थी। वो सख्त है, जान ज़दा थे। एक सानिये के लिए भी उनका ज़हन इधर उधर भटक जाता तो न जाने क्या कर गुजरते। कोई कच्ची बात फौरन उन्हें शक में मुब्तला कर सकती थी, और अगर मैं उन्हें यह बताने की कोशिश करती कि यहाँ कोई नहीं आया था तो ये मेरे हक में बहुत बुरा होता। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोली। मेरी बात सुनते ही वो आपके ताक़ुब में दौड़ पड़े। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उस बाजार में मुझे तुम मिल गई थी। मैंने सोफे के पुश से टेक लगाकर गहरी सांस लेते हुए कहा, वह अजीब रात थी। उस रात वो जिस तरह मुझे उस मकान में बैठी हुई मिली थी, शायद उसके तसव्वुर से उसके चेहरे पर कर्ब की एक हल्की सी परछाई आकर गुजर गई। अगर कोई मुजायका ना हो तो मेरा तजस्सुस दूर कर दें कि उस रात आप पर क्या गुजरी और मामला क्या था। फिलहाल उस तजस्सुस को बरकरार रहने दो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में थोड़ा बहुत तजस्सुस भी तो जरूर होना चाहिए। मेरी जिंदगी में तजस्सुस तो तसल्ली बख्श तौर पर मौजूद है, लेकिन आप कहते हैं तो थोड़ा बहुत और सही। उसने फौरी तौर पर गोया उस मामले को जहन से झटक दिया और बेपरवाही से सर को खफीफ सा झटका देकर मुस्कुरा कर रह गई। अनी के पास कुछ देर बैठने के बाद मैं गलियों से निकलकर मेन ब्लू रोड पर आया तो न जाने क्यों कर मुझे एहसास हुआ कि सफेद रंग की एक गाड़ी खासा मुनासिब फासला रख के मेरे पीछे आ रही है। इससे पहले भी यूं ही दो एक मरतबा सरसरी से अंदाज में नजर पड़ने पर जहन के किसी गोशे में खफीफ सा एहसास उपरा था कि मेरा ताक़ुब हो रहा है, लेकिन उस वक्त मेरे हक़ में कई गाड़ियां थीं, इसलिए मैं वाज़ेह तौर पर कोई फैसला नहीं कर सका था। और फिर सफ़ेद रंग तो बहुत आम है, लेकिन उस वक्त मेरे पीछे वो अकेली ही गाड़ी थी और फासला गो के खासा था, लेकिन मेरी नामालूम हिस्स मुझे बता रही थी कि वो मेरे ही ताक़ुब में है। मैंने रफ्तार कम की तो उसकी रफ्तार भी कम हो गई और यूं फासला बरकरार रहा। मैं अकनुबा आईने में उसके ड्राइवर की सूरत देखना चाहता था। पहले फुआरे से मोड़ मुड़ने के बाद मैंने गाड़ी 2-3 सेकंड के लिए रोक ही ली थी, और जब मुझे अंदाजा हो गया कि वो सफेद गाड़ी भी मोड़ तक पहुंच चुकी होगी तो मैंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब वो गाड़ी मेरे अक्ब में मोड़ पर नमूदार हुई तो हमारे दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। अकब नुमा आईने में अक्स बेशक बहुत छोटा नजर आता था, लेकिन पिछली गाड़ी के ड्राइवर को बहरहाल अब मैं पहचान सकता था, और उसे पहचान कर मैं गहरी सांस लेकर रह गया। वो टोनी था, गाड़ी भी अपनी ही थी। मालूम होता था कि शब्बीर शेख ने मेरी निगरानी और हिफाजत के सिलसिले में उसकी ड्यूटी लगा दी थी, या फिर उसने खुद अपने तौर पर ही ये फरीजा संभाल लिया था। मैंने उस सिलसिले में कोई हदायत नहीं दी थी और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर की थी। ये उन लोगों की अपनी ही मुस्तदी या फिर मुझसे मोहब्बत की अलामत थी। मैंने उस सिलसिले में टोनी को कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और एक्सीलेटर दबाता चला गया। मेरी गाड़ी किसी त्यारे के टेक ऑफ करने के से अंदाज में तेजी से आगे बढ़ गई। मेरे साथियों को यकीनन अब भी मुझसे बेपरवाही का ही अंदेशा था, लेकिन मैं अब इतना बेपरवाह भी नहीं रहा था। मेरी जाती इंटेलिजेंस सर्विस की इतलात के मुताबिक कैसर मलिक अभी तक शहर वापस नहीं आया था। ताहम उसका स्टूडियो वाला ऑफिस बाकायदगी से खुल रहा था और उसके बाप के जमाने से फिल्मों के जो शेड्यूल चल रहे थे उन्हीं के मुताबिक शूटिंग्स हो रही थी। बहरहाल शहर में कैसर मलिक के मौजूद न होने के बावजूद मैंने एहतियाती तदाबीर शुरू कर दी थी। मेरी गाड़ी में डैशबोर्ड के नीचे एक खसूसी खाने में एक बेहतरीन किस्म का मशीन पिस्टल मौजूद रहता था, जिसकी मार बहुत दूर तक थी। मेरे कोट के अंदर की जेब में एक चिपटा पिस्तौल और दूसरी जेब में मुख्तसर सा साइलेंसर मौजूद रहता था। पिंडली के साथ एक मखसूस साख्त की नयाम में नहायत पतला धारीदार खंजर बंधा रहता था। उसके अलावा मेरी जेब में नायलून की एक नहायत बारीक डोरी मौजूद रहती थी, जिसके दोनों सिरों पर भारी धात के दो मोटे मोटे छल्ले बने हुए थे। मेरे लिए बड़े काम की चीज थी और इससे मैं बड़े खतरनाक किस्म के करतब दिखा सकता था। इन 3-4 चीजों की मौजूदगी में मैं अपने आप को किसी बहुत बड़े और पेशावर बनबाशों पर मुश्तमिल गिरोह के मुकाबले के लिए भी तैयार पाता था। उसके बाद मेरे चंद दिन बेहद मसरूफियत में गुजरे। इस दौरान मुझे कराची भी जाना पड़ा, जहाँ मेरे होटल की तामीर के सिलसिले में मुख्तलिफ कामों
के लिए शोहरत याफ्ता कंपनियों से टेंडर तलब किए जा चुके थे और मुझे कुछ खुसूसी मसाइल के सिलसिले में उनमें से चंद कंपनियों के नुमाइंदों से इंटरव्यू करना था। कराची के उस हंगामी दौरे से वापस आकर मुझे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा। इन कामों से जरा फुर्सत पाकर मैं उस दिन मामूलाते बहाल होने पर ऑफिस पहुंचा। चंद एक जरूरी टेलीफोन कॉल से फारिग होने के बाद मैं गुज़िश्ता रोज की डाक देखने लगा। मेरी जाती डाक में एक रंग बिरंगा सा तहशुदा अखबार भी मौजूद था। पहले तो मैं उसे खोल कर देखे बगैर ही एक तरफ रखने लगा था, लेकिन फिर उसके नाम पर नजर पड़ गई, फिल्म नगर। मुझे याद आया कि उस हफ्ते रोजे के हवाले से एक साहब चंद दिन पहले मुझे इत्तफाकन कारों के शोरूम में मिले थे। मैंने यूं ही नीम तुझे ही से अखबार खोला तो एक सफ़े पर पेन के जरिए एक छोटी सी चिट मुंसलिक नजर आई। शायद मेरी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए उस सफ़े पर खसूसी तौर पर फ्लैग लगाया गया था। मैंने वो सफ़ा खोल कर नजर दुराई तो जल्द ही मालूम हो गया कि उस सफ़े पर फ्लैग क्यों लगाया गया था। उस सफ़े पर 3 कालमी और खासी जली सुर्खी के साथ मेरे बारे में खबर छपी हुई थी और उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाने के लिए सुर्ख कलम से हाशिया लगाया गया था। मालूम होता था कि रहमत अली रिश्क ने बजाते खुद अखबार मुझे भेजने के लिए खुसूसी एहतमाम किया था। सुर्खी थी, मुल्क के मुमताज सनतकार और ताजर मोहम्मद अफजल चौधरी ने फिल्मी दुनिया की तीसरे दर्जे की नाकाम रकासा हनी को नई बेशकीमत कार गिफ्ट दे दी। नीचे खूब नमक मिर्च लगाकर उस वाक़े को बयान किया गया था कि पिछले दिनों किस तरह सेठ मोहम्मद अफजल चौधरी साहब नाकाम और बदनाम रकासा हनी के साथ कारों के एक बड़े शोरूम में आए और उन्होंने नाजो अदा दिखाती हुई हनी को बड़े प्यार से एक बेशकीमत कार खरीद कर दी। शोरूम में होने वाले मेरे और हनी के महज 2-3 मुकालमों को बुनियाद बनाकर खबर को तूल देने की हत्तुल इम्कान कोशिश की गई थी। तासुर कुछ ऐसा ही मिलता था जैसे मैं कोई बड़ा अय्याश सा आदमी हूँ। इंतहाई खुरदरे अल्फाज के जरिए हनी की खिंचाई करने की भी पूरी कोशिश की गई थी। कतई गैर जरूरी तौर पर खबर में यह हवाला भी ठोसने की कोशिश की गई थी। वाज़ेह रहे कि रकासा हनी का शाही बाजार से पुराना खानदानी ताल्लुक रहा है और उसने खुद भी खासा अरसा वहाँ गुजारा है। खबर पढ़कर एक लम्हे के लिए मुझे अपनी कनपटियों में हल्की सी तपश महसूस हुई, लेकिन फौरन ही मैं पुरसकून हो गया। तहम एक खफीफ सी हैरत बरकरार रही कि मैं तो हत्तुल इम्कान मकबूलियत से रहमत अली रिश्क से मिला था, लेकिन उसने ये तकलीफ दे सा अंदाज क्यों इख्तियार किया था? क्या उसके ख्याल में ये मुझ पर दबाव डालने का तरीका था और मुझे करीब से जाने बगैर क्या उस बेवकूफ को उम्मीद थी कि मैं उस किस्म के दबाव में आ जाऊंगा, या फिर बस उसे महज सनसनीखेज खबरों से अपनी अखबार का पेट भरना होता था? ख्वाह वो खबरें कहीं से भी मिले, किसी भी जरिए से मिले, ख्वाह कितनी ही गैर मुसद्दका हो और ख्वाह उनमें कितना ही मिर्च मसाला लगाना पड़े, मुझे ये गौर खोज कतई बेकार महसूस हुआ। मैंने अखबार फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कुछ देर बाद मैं उस बात को भूल गया था, लेकिन लोग शायद नहीं चाहते थे कि मैं उस बात को भूलूं। तकरीबन 1 घंटे बाद आफाक का फोन आया। सर, आपको डाक में हफ्तरोजा फिल्म नगर तो नहीं मिला? उसने सरसरी से लहजे में पूछा। मिला है, मैंने सरसरी से ही लहजे में जवाब दिया। मुझे यही तवक्को थी। उसने हल्का सा कहका लगाया। उस शख्स का तरीका वारदात यही है। मैं तो उससे खासी दोस्ताना अंदाज में मिला था और मैंने उसे एक बार फिर तुमसे मिलने की हदायत की थी, लेकिन मालूम होता है तुमने इस बार भी उसे घास नहीं डाली जिसकी खार उसने मुझ पर निकाली है। मैंने ख्याल जाहिर किया। घास तो हम उसे डालते ही रहते हैं सर, लेकिन शायद इतनी नहीं डालते जितनी वो चाहता है। आफाक बोला। मैं उसे खासे अरसे से जानता हूँ सर। उसके अखबार की कतन कोई काबिल जिक्र अशात नहीं है। मामूली सा अखबार है, लेकिन इतना जरूर है कि बजरिया डाक फिल्मी दुनिया की हर काबिल जिक्र शख्सियत को जाता है। चुनाचे जब किसी एक शख्सियत के मुतल्लिक उसमें कोई खबर छपती है तो मुलाकात होने पर दूसरे बहुत से लोग उसका तज़किरा करते हैं, इस्तफसार करते हैं। इससे मज़कूरा शख्स घबरा जाता है कि मालूम नहीं वो दुनिया में कितना बदनाम हो गया है। आप परेशान तो नहीं हुए खबर पढ़कर? मैं हंस दिया। अगर मैं इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगूं तो फिर मैं कर चुका बिजनेस। वो अखबार पुर्जों की सूरत में मेरी रद्दी की टोकरी में पड़ा है।